महाराष्ट्र में एक साल के अंदर महागदर का दूसरा चैप्टर ओपन हो गया। अब यह कहा जा रहा है कि इसी तरह का महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में भी अपनाया जाएगा, अख्तियार किया जाएगा। अगर बिहार में भी महाराष्ट्र का फॉर्मूला अख्तियार करने की कोशिश है तो सवाल यहां से बड़ा खड़ा हो जाता है। सवाल नंबर एक कि क्या बिहार में नीतीश के खिलाफ भी कोई बहुत बड़ा बिगुल फूका जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए मिलकर के बिहार में भी कोई बहुत बड़ी रणनीति अख्तियार कर रहा है? पहली बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं हम शुरुआत। एनसीपी में घमासान के बीच बेंगलुरु में दूसरा विपक्षी महाजुटान टल गया है। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक टल गई है। 13 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली बैठक टल गई। 13 और 14 जुलाई को होने वाली थी मीटिंग, संसद सत्र के बाद होगी अब अगली बैठक। पटना में हुई थी महाजुटान की पहली बैठक। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। सबसे पहले चलते हैं मेरे सीनियर कोलीग इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह के पास में। राकेश, महाजुटान की ये जो बैठक थी, महाविपक्ष की ये जो बैठक पटना के बाद बेंगलुरु में होने वाली थी, बीच में खबर आई कि शिमला में होगी, इसे महाराष्ट्र की बगावत के बाद, महाराष्ट्र के गदर के बाद अब टाल दिया गया है। क्या अगली बैठक संसद सत्र के बाद होगी? बैठक टलने की इनसाइड स्टोरी क्या है राकेश? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है राशिद जी, उसके मुताबिक ये साफ तौर पर बैठक जो टली है उसके पीछे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का असर साफ तौर पर है। भले ही जो है इसका कारण बताया गया है कि जो बिहार विधानसभा का सत्र है, साथ ही साथ कर्नाटक विधानसभा का सत्र है, लेकिन इसके इनसाइड स्टोरी है कि महाराष्ट्र के सबसे जो बड़ा चेहरा शरद पवार और एनसीपी पार्टी की जो दुर्दशा हुई है, जो पार्टी का जो हाल हुआ है, उसका असर साफ तौर पर है और इसी के चलते जो है ये मीटिंग को टाल दिया गया है। अब से कुछ देर पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से बातचीत हुई थी, उन्होंने इसकी पुष्टि की है और साफ तौर पे कहा है कि राकेश, बस एक मिनट आप मुझे दे दें, एक मिनट आप मुझे दे दें और मेरे साथ में आप रहें, चूंकि मुझे इंट्रोड्यूस कर देना है। डॉक्टर जीवीआर शास्त्री देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आलोक मेहता सर मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और अभिषेक सिंह भी मुंबई से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अभिषेक के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, महाराष्ट्र के सियासी भूचाल की एक और बिग ब्रेकिंग। डेप्यूटी सीएम बनने के बाद एक्शन में आ गए हैं अजित पवार। आगे की रणनीति के लिए अजित पवार ने बुलाई बैठक। सुबह 11 बजे अपने गुट के नेताओं के साथ में करेंगे बैठक, यानी एक तरीके से अभिषेक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बैठक के जरिए अजित पवार शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, ये दिखाने और बताने की कोशिश भी करेंगे कि 38 से 40 विधायक उनके साथ में हैं, ताकि पूरा महाराष्ट्र देखे, एनसीपी शरद पवार गुट भी देखे, बीजेपी भी देखे और महाअघाड़ी भी देखे। अभिषेक, बिल्कुल देखिए, साफ है कि ये तो साफ है कि जिस तरीके से अजित पवार ने बड़ा कदम उठाया है, इसका मतलब साफ है कि उन्होंने बहुत सोच समझ के कदम उठाया हुआ है। इसमें कोई दो बात नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को दिखाना चाहते हैं, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से मोदी का डंका लगातार पूरे विश्व में लगातार बज रहा है और उसके डंका बज रहा है, तो उसमें समर्थन करने के लिए अजित पवार सामने आए हैं, अजित पवार साथ आए हैं और यही कारण है कि एनसीपी के तमाम नेताओं को, एमएलए को साथ में लेकर वो सरकार में शामिल हुए हैं। तो 9 जो मंत्री इस वक्त एनसीपी कोटे से बने हुए हैं, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि वो बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। अब इसके पीछे जाहिर सी बात है, चाचा भतीजे की लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अंदर खाने की खबर क्या है, यह अभी कह सकते हैं शरद पवार के पत्ते खुलने भी बाकी। लेकिन हाँ, शरद पवार के जो पार्टी के हैं एनसीपी की तरफ से बड़े बड़े कारनामे किए जा रहे हैं, यूं कहें कि बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं कि वह महाराष्ट्र की स्पीकर को पत्र लिख रहे हैं कि जितने लोगों को बर्खास्त किया जाए, उनको अपात्र किया जाए, तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। अभिषेक में आई प्लीज होल्ड यू। शरद पवार क्या करने वाले हैं, शरद पवार का खेमा क्या कर रहा है, इस पर भी मेरी नजर और मेरी पूरी टीम की नजर है। शरद पवार सतारा के लिए रवाना हो गए हैं। महाराष्ट्र के सतारा में आज शरद पवार की बहुत बड़ी रैली होने वाली है। बचे हुए विधायकों को बचाने की कवायद बहुत तेज हो गई है। एक्शन में एनसीपी के संरक्षक शरद पवार आ गए हैं। आज सतारा में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं शरद पवार के एक एक शब्द पर इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिर से चलते हैं अभिषेक के पास में। अभिषेक, सतारा में क्या होने वाला है आज? देखिए, शरद पवार ने कल ही ऐलान कर दिया सतारा के कराड़ में जाने वाले। कराड़ में यशवंतराव चौहान का समाधि है। यशवंतराव चौहान जाहिर सी बात है उनके गुरु माने जाते हैं, गुरु हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शरद पवार वहां जाकर अपने गुरु को नतमस्तक करेंगे। तो अभिषेक, मैं प्लीज होल्ड यू। अभिषेक, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जिस तरीके से आपकी पूरी मुंबई की टीम खबरें मुझ तक पहुंचा रही है, खींचतान बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। नेक्स्ट बिग ब्रेकिंग,
एनसीपी किसकी पार्टी? शुरू हो गई है खींचतान। अजित पवार को अयोग्य घोषित करने की मांग तेज हो गई है। 8 मंत्रियों को भी अयोग्य घोषित करने की मांग। शरद पवार की एनसीपी ने स्पीकर को लिख डाली चिट्ठी। जितेंद्र आह्वान बन गए हैं नेता विपक्ष और चीफ व्हिप, यानी जो भूमिका अभी तक अजित दादा पवार निभा रहे थे वो उस भूमिका में आ गए हैं जितेंद्र आह्वान। 8 मंत्रियों को भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए चिट्ठी लिख दी गई है। सीधे चलते हैं फिर से राकेश कुमार सिंह के बात में। राकेश, क्या मैं कह सकता हूं कि गेंद अदालत से पहले इलेक्शन कमीशन के पाले में है? इलेक्शन कमीशन को जो चिट्ठी लिखी गई है, आपको क्या लगता है संविधान क्या कहता है, और इस संविधान के दायरे में रहते हुए क्या क्या संभव है आगे आने वाले दिनों में? देखिए राशि जी, जिस तरह से आपने देखा था कि शिवसेना का हाल हुआ था और उसी तर्ज पर ये बातें आगे बढ़ रही हैं। एनसीपी और जो शरद पवार गुट के जो वहां के अध्यक्ष हैं, वे जो है इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। अब जो है इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि आखिरकार, क्योंकि जो अधिकतर विधायक हैं वो दावा किया जा रहा है कि अजित पवार के साथ हैं। अब इलेक्शन कमीशन इस चीज को देखेगा कि आखिरकार जो पार्टी का जो पदाधिकारी की बात हो, विधायकों की बात हो, वो किसके साथ हैं। जिस तरह से आपने देखा था कि जो शिवसेना को लेकर जो हाल हुआ था, यानी असली कौन एनसीपी होगा इसका तय जो इलेक्शन कमीशन करेगा। और ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय ठीक वही कहानी आकर के खड़ी हो गई है कि जैसे शिवसेना किसकी, उद्धव की या एकनाथ शिंदे की, एनसीपी किसकी, शरद पवार की या फिर अजित पवार की। इस बीच सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं और सुप्रिया सुले ने किस तरह का बयान दिया वो आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पवार वर्सेस पवार, पावर गेम वर्सेस पावर गेम। अजित पवार नए बने डिप्टी सीएम महाराष्ट्र और संरक्षक एनसीपी के शरद पवार, इन दोनों के शब्दों को आप सुने। जब आमने सामने ये शब्द आए तो महाराष्ट्र की सियासत के क्या संकेत मिले, लाइव देखिए। ये वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। आज उन्होंने ये सब साथियों को साथ लेकर मिनिस्ट्री में वर्ष देकर पावन किया, इसकी खुशी मुझे है। करिए मैंने नाम खाली प्राइम मिनिस्टर करिए, शाह का नाम नहीं लिया। मैंने यही कहा कि महाराष्ट्र में हम लोगों तो गांधी नेहरू की विचारधारा, चौहान साहब की विचारधारा, इसका काम करने वाले जो लोग हैं, हमारा एक श्रद्धा था। मैं रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं। दिल्ली से मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह हैं, डॉक्टर GVR शास्त्री, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक, और मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर भी मेरे साथ में हैं। आलोक सर, और मेरे साथ में मेरे एक और सीनियर कोलीग मनीष अवस्थी भी आ गए हैं। पहले मैं मनीष जी के पास ही चलता हूँ। मनीष जी, चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं, बिल्कुल मेरा सीधा सवाल है कि भतीजे ने राहें जुदा कर ली हैं, लेकिन चाचा का अगला कदम क्या होगा? देखिए, चाचा राशिद हमेशा ये बताने की और दिखाने की कोशिश करेंगे कि मराठा छत्रप वो कल भी थे, आज भी हैं। और उन्होंने जैसा कहा कल, जब अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, शपथ लेने के बाद जब शरद पवार से पुणे में बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ कहा है कि मैं फिर एक बार पार्टी खड़ी कर लूंगा। तो यानी आप ये मान लीजिए कि जाहिर तौर पर शरद पवार ये मान चुके हैं कि उनकी पार्टी अब उनके काबू में नहीं, और इसका सीधा कंट्रोल, यानी कि पूरी पार्टी की जो चाबी है वो चाबी किसी और के हाथ में नहीं बल्कि उनके भतीजे अजीत पवार के हाथ चली गई। एक दूसरा, बीजेपी ने क्या साधा? बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। एक तो सबसे पहले जो एकनाथ शिंदे की दादागिरी थी कि भाई बीजेपी की सरकार अगर एकनाथ शिंदे जरा चूचा करें तो शायद सरकार मुश्किल में आ जाए, अब वो भी बीजेपी ने खत्म कर दी कि जितने विधायक तुम्हारे हैं उतने ही 40 हमारे पास भी हैं जो कि एनसीपी के हैं।
और दूसरा सबसे बड़ी चीज, जो अपने क्षेत्रीय शत्रप थे, क्षेत्रीय जो दल थे, उनमें से 2 को बीजेपी ने साफ करने में यानी सपाट करने में कामयाबी हासिल की है, और वो भी 1 साल के अंदर। हालांकि इसकी खिचड़ी बहुत लंबे समय से पक रही थी। आप देखिए, पिछले साल शिवसेना को खत्म कर दिया, आज एनसीपी को खिचड़ी तो पकी मनीष जी, लेकिन खिचड़ी में तड़का किसने लगाया, खिचड़ी में घी किसने डाला, खिचड़ी की तपिश किसने बढ़ाई? आलोक मेहता सर के पास भी एक बार जाता हूं। आई एम सो सॉरी आपको बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि ब्रेकिंग बहुत तेजी के साथ में आ रही। नेक्स्ट ब्रेकिंग, एनसीपी की बागियों को डिस्क्वालीफाई करने की अपील विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर को पिटीशन दी गई है, यानी याचिका दी गई है। चुनाव आयोग को भी खत लिखा गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि पार्टी की कमान शरद पवार के पास ही रहनी चाहिए। टेक्निकली ये साबित होता है महाराष्ट्र में थम नहीं रहा सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है, यानी गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में भी जाएगी। फिर से एक बार चलते हैं आलोक मेहता सर के पास। आलोक मेहता सर, महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल तो यह है कि शरद पवार क्या करने वाले हैं, इसका जवाब मनीष जी ने दिया। अगला सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस का रोल क्या रहने वाला है, क्या देवेंद्र फडणवीस केंद्र में भेजे जाएंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस रह जाएंगे महाराष्ट्र में ही और उन्हें सीएम बना दिया जाएगा? अगर ऐसा रहा तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? पिछले 3 दिन में 72 घंटे में जो हुआ, क्या ये सब कुछ आपको लगता है एकनाथ शिंदे को पता था? राशिद जी, निश्चित रूप से इवन शरद पवार को पता था। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनिए। उन्होंने साफ कहा कि कुछ विधायकों ने मुझसे कहा था कि मुझे बीजेपी हम लोगों को संपर्क कर रही। और इसलिए यही नहीं, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं, तब उन्हें अजीत पवार के गुपचुप जिस तरह की तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इसकी आशंका पहले से हो गई थी। अब ये लीगल लड़ाई, जो आपने दूसरा सवाल किया, वो ये है कि देखिए, विधायिका बने विधानसभा के अध्यक्ष, चुनाव आयोग और कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसलिए ये लंबी प्रक्रिया, इसलिए ये तुरंत हम लोग जो पिट जिसको कहते हैं तुरंत हमारे सामने ये दिखाया जाए कि एकनाथ शिंदे हट जाएंगे, ऐसा नहीं। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है और कानूनी लड़ाई है, और इसकी तैयारी दोनों पक्षों ने, खास करके जिस तरह से अजीत पवार भी 4 बार रह चुके हैं सरकारों में, और वो भी 91 से संसदीय राजनीति में है, उनका भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ये सब जो हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि अचानक ये पत्र भेजा गए, ये सब दोनों तरफ से तैयारी, कानूनी लड़ाई तैयारी करके ही वो शपथ ली है उन्होंने। इस बार ऐसा नहीं होना है जो पिछली बार फडणवीस और गोटा खा गए थे। इस बार 40 के यदि या 30 के, जिसके दस्तखत 30 के भी यदि हैं, उसके आधार पर वो पार्टी में आए हैं, और 30 के दस्तखत के बिना वो नहीं कर सकते थे ऐसा काम। दोनों पक्षों ने साइन करके, तो सिग्नेचर इज अथॉरिटी। अब हाँ, जिला अध्यक्षों का फैसला, जैसे शरद पवार ने कहा है, ये लड़ाई फिर चुनाव आयोग में जाएगी कि सिंबल किसको मिले। तो चुनाव में अभी देरी है, 6-8 महीने, साल भर, और ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष अपनी तैयारी करके कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात राशिद जी, सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, ये जो गठबंधन विपक्ष की राजनीति का हो रहा था, उसका ऐसा गुब्बारा फटा है कि जिससे कि कुछ बचा ही नहीं। गठबंधन का गुब्बारा फटा है, ये कहना आलोक मेहता सर का। डॉक्टर GVR शास्त्री यहाँ पर आप आ सकते हैं, क्योंकि मैं डिबेट ओपन टू ऑल करना चाहता हूँ। डॉक्टर GVR, बहुत बार कहते हैं राजनीति में 1 और 1 2 भी बनाते हैं और 1 और 1 11 भी बना देते हैं, और जो लोग नेपथ्य में हैं उन्हें ये समझ करके हाशिए पर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सियासत में कहते हैं कि गड़े मुर्दे भी कई बार काम किया करते हैं। अब जो लोग नेपथ्य में चले गए हैं, 2024 तक ये क्या करेंगे, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, और 2024 का अंत आते आते अक्टूबर-नवंबर के आसपास महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जो लोग नेपथ्य में है वो क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? शरद पवार क्या करेंगे? सुप्रिया सुले क्या करेंगी? कांग्रेस क्या करेगी महाराष्ट्र में? देखिए, ये राजनीति, जिस तरीके से आप राजनीति की शब्द प्रयोग करते हो, राजनीति का दल जो शब्द प्रयोग करते हैं, उसमें ये बात अब नहीं रहा है सिद्धांत के आधार पर। जब राजनीति का दल बनता है तो अपनी सिद्धांत होता है। ये सारे मंडी की मालिक है, जहां मर्जी मंडी खोल देते हैं। हाँ। ये क्या गारंटी है शरद पवार अजित पवार मिलके खेल रहा हो? मैं तो कहता हूँ शरद पवार अजित पवार मिलके खेल रहे होंगे ये काम। ये तो सिंपल है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ ये कोई रीजनल पार्टीज का कोई लक्ष्य नहीं है। वो जनता से कोई मतलब नहीं, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी पावर के साथ वो सीमित है। तभी तो मोदी जी ने कहा था ना, ये पिछली बार अभी रिसेंटली उन्होंने कहा था, किस किसको वोट देना चाहते हो, केसीआर को दोगे, इसको दोगे, आप उनको दो। एक बार एकनाथ शिंदे के भी शब्द सुन लें डॉक्टर GVR। एकनाथ शिंदे सीएम महाराष्ट्र वर्सेस संजय राउत नेता शिवसेना उद्धव गुट। एक बार सुनते हैं, उसके बाद फिर से पैनल पर लौटूंगा मैं।
अभी इस राज्य का विकास और तेजी से होगा, जनता को फायदा होगा और राज्य के विकास को फायदा होगा। तोड़-फोड़ नहीं है, या खुद ही लोग विकास के मुद्दे पर सामने आए हैं। ये राज्य विकास कर रहा है, शिवसेना बीजेपी की सरकार काम कर रही है विकास के मुद्दे पे। अजीत दादा और साथ में है। आज एनसीपी को तोड़ दिया है और कल तक जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे प्रधानमंत्री कर रहे थे, आज वो सब लोग राजभवन में शपथ ले रहे थे। उसका मतलब है प्रधानमंत्री जी या महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता जो आरोप कर रहे थे वो झूठे थे, ये मान्य करो, या फिर आपको आपके पार्टी में आने के बाद भ्रष्टाचार प्यारा लगता है। अभिषेक, बहुत जल्दी से बताएं कि अलग अलग खेमे की हलचल क्या है, क्या चल रहा है अभी बीजेपी फैक्शन में, क्या चल रहा है अजित पवार के गुट में, क्या चल रहा है शरद पवार के खेमे में, और क्या चल रहा है कांग्रेस खेमे, हलचल बताएं सारी। अभी महाराष्ट्र की हलचल क्या क्या है? बिल्कुल, देखिए, एक सबसे बड़ी हलचल है जिस पार्टी में फूट पड़ी है, उनका नाम शरद पवार है। शरद पवार इस वक्त पुणे से कराड़ के लिए निकल चुके हैं। कराड़ सतारा वो जगह है जहां पर यशवंतराव चौहान से बताया मैंने समाधि है, समाधि पर जाकर वहां पर माथा टेकेंगे, दर्शन करेंगे, और उसके बाद क्योंकि गुरु उनके माने जाते हैं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज जाके अपने गुरु के पास जा रहे हैं। कहने का मतलब कहीं न कहीं साफ है, जिस व्यक्ति ने उन्हें राजनीति की ABCD दिखाई थी, आज कहीं न कहीं उसी चाणक्य, जो महाराष्ट्र चाणक्य कहा जाता है, या फिर हम कहीं शरद पवार को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, उस मौसम वैज्ञानिक की आज कहीं कहीं कुछ गणित फेल हो गई है, इसकी वजह से वह अपने जनता के बीच जाएंगे। यह बात नहीं, शरद पवार एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त दें आप। मनीष जी, पिछले कई दिनों में एकनाथ शिंदे को जितना मजबूत समझा गया था, एकनाथ शिंदे ने वो स्ट्रेंथ पॉलिटिकली अपनी साबित नहीं कर पाए, दिखा नहीं पाए, और इसके कई एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल है MLC इलेक्शन, इसका एग्जाम्पल है कई बाई इलेक्शंस हुए, इसमें एकनाथ शिंदे बुरी तरह से फेल नजर आए, और बीजेपी को ये लगने लगा कि 2024 के लिए चेहरा एकनाथ शिंदे नहीं हो सकते, बल्कि 2024 के लिए मराठा चेहरा जब तक हम आगे नहीं करेंगे तब तक काम बन नहीं पाएगा, क्योंकि मराठी वोट, मराठी अस्मिता के नाम पर महाराष्ट्र में कोई भी गेम चेंजर बन जाता है। देखिए राशिद, ये जो सवाल है आपने किया, यही एक सवाल है जो बीजेपी को सता रहा था, और वो सवाल था कि एमवीए अगर तीनों साथ आ गए तो जातीय और भौगोलिक समीकरण को अगर देखें तो उसमें एमवीए का पलड़ा भारी था। यानी कि मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब अजीत पवार यानी एनसीपी के साथ थे, यानी एनसीपी एक पार्टी थी। अब चूंकि अजीत पवार का एनसीपी से नाता दूर कर लेना और पार्टी पर अपना कब्जा जताना, ये कहना कि अब सिंबल और पार्टी दोनों मेरी है, ये अपने आप में साफ है कि बीजेपी ने, जैसा मैंने पहले कहा था, एक तीर से कई निशाने साधे हैं। आप ये देखिए कि बारामती से जो सांसद हैं वो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, और वहीं से विधायक कौन है? अजीत पवार हैं। तो उन्हीं के गढ़ में अगर कोई सुप्रिया को चैलेंज देगा, चुनौती देगा, वो कोई और नहीं, अजीत पवार। और जहां तक आपने एकनाथ शिंदे की बात की राशिद, कि वो उन कमजोर साबित हुए, उस कमजोर कड़ी में ये मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में चाचा से जो गुर अजीत पवार भतीजे ने सीखे हैं, उसके तहत अजीत पवार एक संगठनात्मक कौशल्य के माहिर माने जाते हैं, और सरपंच लेवल तक, पंचायत लेवल तक, यानी जमीनी तौर पर वो कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। तो उनकी जो पकड़ है वो कभी भी एकनाथ शिंदे से बहुत ज्यादा है। एकनाथ शिंदे के पास पूरे महाराष्ट्र में काडर नहीं है। एकनाथ शिंदे मुंबई, और मुंबई से थोड़ा अगर आप आगे जाएं, ठाणे जहां से वो आते हैं, उससे ज्यादा एकनाथ शिंदे का अपना वजूद व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं है। ऐसे में अजीत पवार महाराष्ट्र में गोंदिया से लेकर सिंधुदुर्ग तक पूरी पकड़ रखते हैं, और जमीनी स्तर पर उनका कार्यकर्ताओं पर पूरा कंट्रोल है। तो ये साफ तौर पर दिखता है कि बीजेपी ने अजीत पवार को साथ लेकर, यानी एनसीपी को साथ लेकर ये साफ कर दिया है कि अब बीजेपी जो कमजोर दिख रही थी, अगर एमडीए तीनों साथ मिलकर लड़ लेते तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती, और ये विपक्षी एकता में सेंध लगाने का काम, विपक्षी एकता में सेंध, और इसका अपने आप में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है देवेंद्र फडणवीस का। हालांकि शरद पवार कह रहे हैं ये गुगली नहीं, ये डकैती है, इस तरह की जुमलेबाजी और ऐसे शब्द आप बहुत सुनेंगे अभी महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले वक्त में। लेकिन इतना सही है राशिद कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर्स। सियासत बदलती है, इससे वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता।
और जब रंग बदलता है तो कई बार सियासी तासीर भी बदल जाया करती है। और तासीर आप देखें ना, 30 जून तक पानी पी पी करके यही अजित दादा पवार हैं जो एकनाथ शिंदे को कोसा करते थे। आज जब सियासत बदल गई है, रंग बदल गए हैं, तासीर बदल गई है, तस्वीर बदल गई है, तो हालात बहुत अलग तरीके के बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आलोक सर, जैसा अभी मनीष सर कह रहे हैं, मनीष सर का ये कहना है कि अजित पवार जमीन के नेता हैं। मनीष जी ने ये कहा कि सरपंच लेवल की भी पॉलिटिक्स अजित पवार करना जानते हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत रह सकती है अगर एनसीपी के बॉस अजित पवार बन जाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि महाराष्ट्र का जो जातिगत समीकरण है वो ये कहता है मराठा कुंबी 31.2%, हिंदू ओबीसी 28%, सवर्ण 5.5%, दलित 12%, मुस्लिम 11.5%, आदिवासी लगभग 9.5% के आसपास में है। क्या मराठा कुंबी जो लगभग 31% है अजित पवार के नाम पर शरद पवार को छोड़ करके आएगा? देखिए राशिद जी, प्रैक्टिकल बात करिए। जितना जो आ चुके हैं उतना ही रहे, तब भी उनका काम चल रहा है। और मनीष जी मुझसे ज्यादा संघ के बारे में भी, चूंकि नागपुर में रहे हैं, वो जानते हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि अजित पवार, ये ठीक है अजित पवार का चप्पे चप्पे, मैं तो शरद पवार भी जब सहकारी राजनीति कर रहे थे तब भी हम गए हैं और मंचों पर, जैसे कहते हैं ना, उस समय कम लोग पत्रकार होते थे तो हमारे सिर पर भी साफा बांध करके बातें होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा या संघ का जिले जिले में, गांव गांव तक पहुंच महाराष्ट्र में नहीं हुई है। संघ तो महाराष्ट्र के नाम से ही ज्यादा जाता है कि संघ का सारी जो पृष्ठभूमि रही है। और इसलिए ये कहना कि अजित पवार को ही सामने रख करके भाजपा नहीं, भाजपा अपना बढ़ाएगी। अजित पवार को देर सवेर, अगला विधानसभा चुनाव कब होता है या उसके पहले कोई ऐसी स्थिति आती है। लेकिन जिस तरह से और भी चैनल कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता, यदि कोई बहुत ही बड़ी बात हो तो बात अलग है, जो गुपचुप कोई फैसला हुआ हो, वरना ये नहीं हो सकता कि भाजपा अपने दल का बहुमत होते हुए वो ये कहे कि अच्छा ठीक है भाई अजित सर, पवार एक पॉलिटिकली एक्शन आ रहा है, बहुत जल्दी ले लेता हूं, उसके बाद फिर से आपके पास आऊंगा मैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने भारतीय जनता पार्टी पर कर दिया बड़ा अटैक। महाराष्ट्र में खेला हो गया ये कहना वारिस पठान का। एनसीपी बन गई है बीजेपी की बी टीम। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो बीजेपी में जाता है दूध का धुला हो जाता है क्या? इसका जवाब भी तो भारतीय जनता पार्टी दे। 70,000 करोड़ के स्कैम का क्या होगा? वारिस पठान लाइव। महाराष्ट्र में तो खेला हो गया, अजीत दादा फिर से चले गए फडणवीस साहब के साथ, फिर से जाके निकाह कर लिया, शादी कर ली। 30 से ज्यादा एमएलए के एनसीपी के वहां पर चले गए, उनके साथ में मंत्री पद मिल गए उनको। तो यही है ना, ये पावर और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यही राष्ट्रवादी वाले थे जो हमको बोलते थे बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। आज पूरा महाराष्ट्र, पूरी देश की जनता ने देख लिया कि असल में बी टीम कौन है। शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। 9 विधायकों ने नहीं बताया कि वो पार्टी छोड़ेंगे। इन 9 विधायकों के रवैये को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। हमें यकीन है कि सभी विधायक एनसीपी में लौटेंगे, वो वापस आए तो फिर स्वीकार कर लेंगे। ये जयंत पाटिल ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर वापस आते हैं तो उन्हें दोबारा स्वीकार करने में हमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम नैतिकता की राजनीति करते हैं, वो नैतिकता जो हमें हमेशा शरद पवार ने सिखाई है। महासियासत में महागदर के कुछ और बड़े बयान। पवार साहब को फैसला करना है कि जो एनसीपी अभी उनके साथ जितने एमएलएस हैं उनके बारे में उनको तय करना है कि वैसे भी गठबंधन तो जारी है, हमारे उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब वो क्या चाहते हैं उनको फैसला करना है। महाराष्ट्र की सरकार मजबूत हुई है। मोदी साहब के नेतृत्व में अच्छा काम महाराष्ट्र में बनेगा। शिंदे साहब, फडणवीस साहब बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। अजित दादा ने भी ज्वाइन किया है। मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छे नेता है, तो उनको हमारे साथ आना चाहिए। वो आज आ गए, इसकी हमें खुशी है। इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और इन्होंने हम सिर्फ एक ही बात बोलना चाहते हैं, वी ऑल द होल पार्टी इज स्टैंडिंग विद पवार साहब, और पवार साहब के बिना कोई भी एनसीपी नहीं है और कोई नहीं हो सकता है। हमने भी ऐसी शादियां जुड़ती हुई, टूटती हुई, फिर से होती हुई देखी है। वैसा ही कुछ हुआ है। जब आप किसी के साथ जाते हो तो उसकी तारीफ करना आपका फर्ज बन जाता है। लीडर कौन है? शरद पवार लीडर है ना। पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? शरद पवार है ना। शरद पवार उनके साथ है। पार्टी मतलब शरद पवार। अभी तो ये शुरुआत है। पटना में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उस इकट्ठे होने के बाद
महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट आ गया है और बीच में ये इफेक्ट आ गया था जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही चले गए थे। अब क्या होगा, ये जब वहां जाएंगे तो दूध के धुले हुए हो जाएंगे। मतलब बीजेपी तो एक ऐसा वॉशिंग मशीन बन गई है, वॉशिंग पाउडर निर्मा जो भी आया उसमें दूध का धुला हो जाता है। मतलब एक ही चीज से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। डॉक्टर GVR शास्त्री, क्योंकि पटना में एक शक्ति प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया गया था, वो शक्ति प्रदर्शन जिसमें एनसीपी थी, वो शक्ति प्रदर्शन जिसमें आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सभी ने यह कहा था कि दोबारा शिमला में मिलेंगे, शिमला के बाद फिर प्लान बना कि बेंगलुरु में मिलेंगे। क्या विपक्षी एकता पर यह बहुत बड़ा हथौड़ा है 24 घंटे में महाराष्ट्र में जो हुआ? दोनों की जो बातचीत आप कह रहे थे, दोनों को मिलाना, जो कोरिलेट करना, मुझे नहीं लगता सही बात होगा, क्योंकि वो बात अलग थी और ये बात अलग थी। उनकी बातों में ऐसा कोई दम भी नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ पटना में जो भी हुआ था, वो जितने भी रीजनल पार्टी है उनका जो डायनेमिक्स जो है, और आप पिछले 10-15 साल से जो रीजनल पार्टी का जो स्वभाव है वो पूरा बदल गया। आप अपना शिवसेना आप ये कहना चाहते हैं विपक्षी एकता डाइल्यूट नहीं हुई, आप यही कहना चाहते हैं? विपक्ष का ना, मैं विपक्ष है ही नहीं है, विपक्ष की बात कर रहे हैं आप। वो सारे मंडी की नेता थे जो पटना में मिले थे, वो मंडी के नेता हैं। वो कल सुबह सारा, उनका कोई नियत नहीं है ना नीति नहीं है, क्योंकि वो सारे इतने मिल गए थे। क्या चीज जाहिर कर रहे थे, सरकार से क्या कोस रहे थे, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये प्राइस रेज के बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं था। सिर्फ ये कि मुद्दा था मोदी को हटाओ या बीजेपी को रोको। ये मुद्दा थोड़ी ना होता है, जनता जनार्दन वाली देश का। आपको मनीष जी, एक एनालिसिस मैं जरूर आपके जरिए चाहूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के जहन में यह है 2024 को लेकर के, एक बार जितने भी गेस्ट हैं, हाँ सभी को स्क्रीन पर आप रखें, कि 2024 में बीजेपी को यह पता है कि पश्चिम बंगाल में चैलेंज है, बीजेपी को पता है कि कर्नाटका में चैलेंज है, बीजेपी को यह बहुत अच्छे से पता है कि महाराष्ट्र में भी चैलेंज है। इस सभी चैलेंज को पेसिफाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको इधर के हिंदी बेल्ट से, यानी यूपी, उत्तराखंड या फिर हरियाणा या राजस्थान या मध्य प्रदेश, यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस करनी है। ये बीजेपी के जहन में क्या हमेशा से है? ये सवाल मुझसे है राशिद? जी मनीष जी, आपसे ही है। जी राशिद, निश्चित तौर पर है। और 2024 के मद्देनजर जो लक्ष्य रखा गया है पार्टी में, बीजेपी के भीतर, मेरी बीजेपी के 1-2 महासचिवों से जो बात हो रही थी, तो उन्होंने ये माना था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी खुद को इस वक्त कमजोर महसूस कर रही है, भले ही गठबंधन की सरकार है, जैसे कि महाराष्ट्र में एमबीए का साथ बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। और उसी सूरत में जब, हालांकि अजीत पवार से लगातार बीजेपी की बातचीत चल रही थी, सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन अजीत पवार से देवेंद्र फडणवीस की बातचीत हमेशा से चल रही थी, क्योंकि बीजेपी एक बैकअप लेकर चलती है। और बीजेपी जो बैकअप लेकर चल रही थी महाराष्ट्र में, वो कल साफ हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि एनसीपी के भीतर घात कर अजीत पवार को अपने खेमे में लेना, और ये बखूबी कर भी लिया। लेकिन जहां तक बात करें, जैसा आलोक सर कह रहे थे, आलोक सर का जो कहना था कि क्या बीजेपी इससे मजबूत होगी, और बीजेपी का अपना संगठन है, अपना काडर है, संघ का काडर है, बिल्कुल सही है। लेकिन जहां तक बीजेपी के गठबंधन के तौर पर मजबूती देने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे से ज्यादा अजीत पवार की ताकत है महाराष्ट्र में। मैं उस संदर्भ में आलोक सर कह रहा था कि अजीत पवार की जो पकड़ है जमीनी स्तर पर, उससे बीजेपी को इनडायरेक्ट ताकत जरूर मिलेगी। और इनडायरेक्ट क्या, जब गठबंधन में आ गए तो जाहिर सी बात है जितने लोग चुनकर आएंगे, क्योंकि 2024 में एक प्रधानमंत्री देना है देश को। अजीत पवार की ये ताकत बीजेपी 2024 में कितनी जमीन पर ट्रांसलेट कर पाती है, ये बड़ा सवाल है। और याद होगा मेरी डिबेट की शुरुआत में मैंने कहा था कि क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में भी चलने वाला है, ये इंडिकेशंस क्या हैं, बयानों के जरिए ये दस्तक क्या है, इस पर आगे बात होगी। महाराष्ट्र के महागदर में कई चैप्टर हैं, कभी किसी का पलड़ा भारी नजर आता है, तो कभी सियासी गुणा भाग में कोई आगे और कोई पीछे निकलता हुआ दिखता है। और जैसा मैंने कहा, सियासत में 1 और 1 2 भी बनाते हैं, और सियासत में बहुत बार 1 और 1 11 भी बनाते हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस नहीं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार 1 और 1 11 बनाएंगे या कहानी कुछ और होगी। इस बीच बहुत बड़ी खबर महागदर की,
नए डिप्टी सीएम अजित पवार करेंगे एनसीपी पर दावा। पार्टी के 53 में से 40 विधायक मेरे साथ हैं। अजित पवार ने कह दिया, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को महत्व दिया जाता है, युवा लीडरशिप को आगे आना चाहिए, ये अजित पवार ने कहा। अजित पवार और शरद पवार के बीच में घमासान बढ़ गया है। इस बीच बिहार की राजनीति को भी लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। कई बयान ऐसे सामने आए हैं जिसके जरिए इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में भी लागू किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश की पार्टी जेडीयू के विधायक टूटने वाले हैं? क्या बिहार भी महाराष्ट्र बनेगा? राजीव रंजन राष्ट्रीय सचिव जेडीयू, मनोज झा सांसद आरजेडी और नाना पटोले अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस, तीनों को लाइव सुनिए। महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के बिहार में अगर टांग अड़ाने की कोशिश भाजपा करेगी तो फिर 40 की 40 सीटें तो हारना तय है। किस तरह से बिहार की जनता उनको करारा जवाब दे, शिंदे जैसे लोगों की तलाश भाजपा की फितरत में शामिल है। आरजेडी और जेडीयू अगर एक जगह है तो फिर भाजपा की मुश्किलें बढ़नी बिल्कुल तय है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था, एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके, दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। बीजेपी जो केंद्र में जो पावर में बैठी है उसका दुरुपयोग कैसा करती है या वह स्पष्ट हो चुका है। आज महाराष्ट्र में जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है। आलोक सर, नाना पटोले का ये कहना है कि बीजेपी किसी का भी घर तोड़ सकती है। जेडीयू के कई नेता हैं, राजीव रंजन जैसे नेता जो ये कह रहे हैं कि बिहार में भी तोड़फोड़ करने की फिराक में है। मेरा सवाल ये है कि क्या बिहार महाराष्ट्र बनेगा? मेरा दूसरा सवाल और है कि क्या वाकई में बिहार को महाराष्ट्र बनाना इतना आसान है? राशिद जी, इसमें कोई शक नहीं है जो कह रहे हैं, लेकिन यशवंतराव चौहान जहां समाधि पर शरद पवार जा रहे हैं तब से ये दल बदल का मामला चलता रहा है। यशवंतराव चौहान तो इंदिरा गांधी के गृह मंत्री थे, तब मेरी उनसे मुलाकात होती थी, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उसके बाद जैसे ही उन्होंने पलटा और वो जाकर के जनता पार्टी आए, बाद में प्रधानमंत्री वो नहीं बन सके, यही शरद पवार नहीं बन सके। इसलिए ये आरोप मुंबई बम कांड का आरोप तो शरद पवार पर था। वो नरसिंह राव और सोनिया गांधी की, उसके बाद में जो है सोनिया गांधी की शरण में भी चले गए मनमोहन सिंह के समय। तो इसलिए ये कहना कि सोनिया गांधी का विरोध कर रहे थे, कोई किसी का विरोधी नहीं है, जो अभी हमारे अतिथि भी कह रहे थे। सही बात यह है कि राजनीति में जब तक अदालत सजा नहीं देती, तो बिहार के बारे में एक और बात मैं आपको जोड़ूं, राजीव रंजन वैसे ठीक कह रहे थे कि नहीं टूटे, लेकिन जो लोग नाराज है आरजेडी से, नीतीश के लोग, और उनको यदि भविष्य दिखता है कि हम किसी एनडीए के साथ जाएं, इसलिए ये संभव है कि वो आरजेडी के खिलाफ झंडा उठाते हुए होंगे। वो बीजेपी के साथ जाए ना जाए ये हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन आरजेडी के खिलाफ हमारे संवाददाता भी आपको बताएंगे कि आरजेडी से जो नाराजगी, खास करके लालू यादव अपने एक क्षेत्र और जातिगत समीकरण में भी देखें, और बीजेपी को ये सही है कि उनको पहले जो नीतीश की पार्टी का जो समर्थन मिलता था उसका लाभ मिला है, तो उनको जहां जहां ऐसे लोग विद्रोह करके आने को तैयार हैं उनका वो स्वागत कर देते हैं। और एनडीए का दायरा मैं फिर से जोड़ूंगा, महाराष्ट्र सहित बिहार सहित, वो चाहते हैं कि एनडीए इस बार पिछली बार की सीटों से भी ज्यादा लेकर के आए। अब उसमें कितना सफल होंगे हम और आप आज साल भर पहले नहीं कह सकते, लेकिन ये एक रथ चला है जो सारे चक्रव्यूह को तोड़ते हुए चाहता है कि हम उन सब लोगों को, उसी फार्मूले पर जो कांग्रेस के फार्मूले थे, शिवसेना कब कांग्रेस के साथ थी, पूरा बाल ठाकरे का इतिहास से लेकर के आज तक, लेकिन शिवसेना कांग्रेस के साथ हो गए। उद्धव ठाकरे जो उनके पुत्र है वो जब हो सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? कल सुप्रिया सुले आज से एक साल बाद जब हम बात करेंगे तो हो सकता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो। इसलिए ये सब बातें आज जरूरी है कि किसका गढ़ कहां पर है, कौन जिता कर ला सकता है, वही सेनापति रहेगा जो जिता कर ला सके और वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर ले। लड़ाई इस बात की है। अभिषेक, जो बात आलोक सर कर रहे हैं, कल मेरी आपकी बात हो रही थी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की है। आपने बताया कि अंदर खाने इस तरह की भी खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ भी संपर्क किया जा रहा है। पर्दे के पीछे से कई नेता ऐसे हैं, बीजेपी के बड़े चाणक्य हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई आप भी एनडीए में वापस आ जाएं। अगर आइडियली
मॉरली, एथिकली, प्रिंसिपली अपनी आप बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजीज याद रखें तो आप एनडीए के साथ ही रहे हैं। लंबे वक्त तक गठबंधन की हमने सरकार चलाई है, महाराष्ट्र में गठबंधन को हमने मजबूत किया है। क्या इस तरह की बातें पर्दे के पीछे अभी भी चल रही हैं? अगर चल रही हैं तो आने वाले दिनों में क्या उद्धव ठाकरे भी कोई सरप्राइज देंगे? देखिए, एक बात तो साफ है राशिद कि महाराष्ट्र में सरप्राइज अभी होना बाकी है। अभी तो कह सकते हैं खेल शुरू हुआ है, अभी भी पिक्चर बाकी है। तो ये साफ है कि कई सारे अभी भी बहुत सारे सीन अभी आपके सामने आएंगे और उस सीन के बहुत किरदार होंगे और बहुत लोग। अगर पिक्चर बाकी है तो ये ट्रेलर है, टीजर है या प्रोमो है? मैं कहूंगा ट्रेलर है। इसको अभी फिल्म पूरी बाकी है क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों का अभी खेला होना बाकी है इस पर महाराष्ट्र की राजनीति में। आपने बिल्कुल सही कहा जो मैंने बताया था बिल्कुल कि अभी उद्धव ठाकरे की बात करें, देखिए जहां तक उद्धव ठाकरे से बिल्कुल बीजेपी ने संपर्क किया था और संपर्क में है, लेकिन उद्धव ठाकरे कहीं अपने शर्तों पर लगातार अड़े हुए थे, लगातार कई कुछ बातें थी जिसको लेकर बीजेपी मानने को तैयार नहीं थी और यही कारण है कि उन्होंने दूसरा पत्ता खेल दिया जिसका नाम है अजीत पवार का। तो अजीत पवार उनके खाते में आ चुके हैं, उनके साथ आ चुके हैं, जिसके लिए अब जरूरत, अब जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे की जरूरत होगी, ना कि बीजेपी की। बीजेपी बिल्कुल चाह रही थी साथ में रहे, एक विचारधारा की पार्टी है, साथ में रहे, हिंदुत्ववादी पार्टी है, साथ में रहे ताकि अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन अब मजबूरी होगी किसी की आप पार्टी में आने की, तो उनका होगा उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे के पास एक बड़ा मौका है या फिर कितनी अजीब सी सियासत है ना मनीष जी, कितनी अजीब सी सियासत है ना कि अजित पवार की मुखालफत करते हुए जो दिखाना चाहते हैं, अजित पवार की मुखालफत करते हुए एकनाथ शिंदे अलग हो गए। अब एकनाथ शिंदे के साथ में अजित पवार हैं, वही अजित पवार जो 4 दिन पहले एकनाथ शिंदे को पानी पी पी करके कोस रहे थे, वही अजित पवार जिन्होंने एक साल में ये कहा कि एकनाथ शिंदे जैसे लोग तो गद्दार हैं। कितनी अजीब सी मजबूरी है ना। मजबूरी है, मौका परस्ती, बेबसी, लाचारी, मजबूरी, बेबसी, लाचारी। राशिद, आपको ये समझना होगा कि जितने मंत्रियों ने शपथ ली है जो कि अजीत पवार के साथ आए हैं जी, उनमें लगभग 6 से 7 लोग ऐसे जिन पर ईडी के केसेस चल रहे हैं। करेक्ट। आप अगर देखें प्रफुल्ल पटेल जो कि अजीत पवार के बाजू बैठे थे, उन पर ईडी के तहत उनकी एक प्रॉपर्टी सीज कर ली गई है और मजेदार बात यह है कि उसी सीज प्रॉपर्टी में, उसी बिल्डिंग में ईडी का ऑफिस भी है। अब जहां तक बात करें हसन मुशर्रफ, सुनील तटकरे, बात करें आप छगन भुजबल जो कि ऑलरेडी 2.5 साल जेल में रहकर आए हैं, तो लिस्ट जो है वो लिस्ट आखिर ये बेबसी, लाचारी किसके लिए? कई हलकों में तो ये भी चर्चा हो रही है राशिद कि क्या नवाब मनीष जी आप तो सबका कच्चा चिट्ठा ऐसे लेकर के बैठे हैं, आपके पास तो ऐसी सारी लिस्ट है कि ईडी के पास भी नहीं होगी मुझे लगता है जी। और राशिद मजेदार बात यह है, अभिषेक जैसा अभी कह रहे थे, चूंकि माया नगरी है, फिल्मों की नगरी है मुंबई, कि ये तो अभी ट्रेलर है। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेलर तो एकनाथ शिंदे थे, फिल्म आगे बढ़ी, अजीत पवार हो गए, और अगर उद्धव वाली बात सही साबित होती है तो वो पिक्चर का क्लाइमेक्स होगा। तो अभी समझिए, अगर पिक्चर का क्लाइमेक्स होगा तो फिर अगर महाराष्ट्र में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं तो फिर क्या सीक्वल भी तैयार हो रहा होगा क्या? मनीष जी आपके पास में फिर से आता हूं मैं, और रिवाइंड है जी मनीष सर बस 1 मिनट में आता हूं। बहुत बड़ी खबर आ गई है, विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ शरद पवार की बातचीत हुई है। फोन पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सभी ने शरद पवार से बात की है। शरद पवार बोले देश के हर कोने से समर्थन मिला, मैं अजित की बगावत से परेशान नहीं हूं। शरद पवार का कहना है कांग्रेस और उद्धव के साथ बैठ करके मैं हालात की समीक्षा करूंगा। मनीष जी महाराष्ट्र की राजनीति में कहते हैं कि सियासत तब होती है जब गेम ऑफ चूजर्स चलता है, लेकिन अगर ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में शरद पवार की बात हो रही है, ये गेम ऑफ चूजर्स है या गेम ऑफ लूजर्स? राशिद जहां तक महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करें, चाहे खड़गे बात करें, चाहे ममता बनर्जी बात करें, चाहे कोई और बात करे, इससे सियासी हालात पर महाराष्ट्र के कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये केवल शाब्दिक सहानुभूति हो सकती है कि बड़ा गलत हुआ आपके साथ, अजीत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका शरद पवार को क्या लाभ? जमीनी तौर पर इन नेताओं की सांत्वना का शरद पवार को सियासी तौर पर क्या ताकत मिलेगी? सियासी तौर पर शरद पवार को क्या फायदा? तो ये केवल एक सॉलिडेरिटी दिखाने की बात है। और जहां तक राष्ट्रीय गठबंधन जो कि 18-19 पार्टियां आपस में मिलकर चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि अब शरद पवार की जो स्थिति है उसमें भी कमजोर होगी कि आप अपने गढ़ को ही नहीं बचा पाए, तो आप ये पूरे एक चीज बस मैं अभिषेक से पूछना चाह रहा हूँ। अभिषेक, महाराष्ट्र में
सियासी लड़ाई भी होती है, करोड़ों के कोऑपरेटिव की लड़ाई भी होती है। कोऑपरेटिव जिसके साथ करोड़ों की जनता जुड़ी है, और कहते हैं कि कोऑपरेटिव के जरिए पैसे भी बनते हैं, कोऑपरेटिव के जरिए जनाधार भी बनता है, और कोऑपरेटिव के जरिए ही आप वोट बैंक भी अपना जुटा लिया करते हैं। अजित पवार चले गए हैं अब एनडीए के खेमे में। अजित पवार बन गए हैं नए डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव पर कब्जा असल में शरद पवार का कहा जाता है, चाहे वो चीनी मिल हो या फिर इस तरह की जितने भी कोऑपरेटिव के साथ जुड़े हुए जितने भी एंटिटीज हैं। अब कोऑपरेटिव पर कब्जा आने वाले दिनों में किसका रहेगा? और देखिए बिल्कुल ये तो साफ है। देखिए जब से, अगर मैं आगे शुरुआत करूं, जब से अमित शाह इस विभाग के मंत्री बने तब से कहते शरद पवार की नींद उड़ चुकी है। आपने याद होगा कि शरद पवार कई बार जाकर दिल्ली मुलाकात किए थे पहले, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर काफी परेशान थे शरद पवार, आखिरकार अब क्या होगा। तो ये बात तो साफ है, जब अजित पवार उनका साथ छोड़ चुके हैं, उनके भतीजे जो कि उनके ही गुण से या उनके तमाम जो स्टाइल है, जो शैली है, उसी से बढ़कर सीख कर आगे आए हैं अजित पवार। तो अब अजित पवार क्या करेंगे? शिवसेना का मुखपत्र सामना में बहुत बड़ी बातें लिखी गई हैं। ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में अजित पवार पर साधा निशाना। अजित पवार को सिंहासन पर बैठाया जाएगा, ये सामना में लिखा गया है। अजित पवार पर करोड़ों के सिंचाई घोटाले के आरोप हैं। छगन भुजबल जमानत पर हैं। शिंदे की रोटी जली, नया चूल्हा नया तवा। शिंदे और बागी विधायकों का विसर्जन भी बहुत जल्द किया जाएगा, ये सामना में लिखा गया है। और अब आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 10 तस्वीरों में अलग अलग शपथ है। इन 10 तस्वीरों में महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव की आहट है। देखिए, ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नती राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा वहीं एनसीपी में बगावत के बाद बोली सुप्रिया सुले, अजित दादा भी मेरे भाई हैं। सुप्रिया सुले ने कहा महाराष्ट्र में जो हुआ वो मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि मैं सभी विधायकों से बात कर रही हूं, खुशी होगी कि अगर अजित दादा पवार वापस आ जाएं, ये कहना है सुप्रिया सुले का। एक बार सुप्रिया सुले को सुनिए आप। हालांकि मराठी में बोल रही हैं, लेकिन उनकी बोली में सिर्फ शब्द इतना ही है, दादा का इंतजार बहन बेकरार। सुनिए। आजच खूप गोष्टी झाल्या आहेत. दिस इज नॉट इन्स्टंट कॉफी. बघूया ना हाऊ द स्टोरी ऑल्सो. थोडा पेशन्स आहे. I really have no idea and I'm not privy to any information. Let's see how the story unfolds. It's not even been 24 hours. Let's be honest. अहो ही लोकशाही आहे, प्रत्येकाला मत असायचा अधिकार आहे की नाही. पण ते दादाचं वैयक्तिक मत आहे, त्याच्यात गैर काय. माझं मत एक आहे, तुमचं एक मत आहे, दादाचं एक मत आहे, त्याच्यात अजित दादा पवार अभी भी वापस आ जाएं तो फिर ऐसे में खुशी होगी। वही अजित दादा पवार जो साल 2001 से नाराज, 2004 से माफ कीजिएगा, नाराज कहे जाते हैं। वही अजित दादा पवार जो 2009 में भी नाराज थे। वही अजित पवार जिनके बेटे को जब लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया, जब पार्थ हार गए तो फिर ये कहा गया, अजित दादा पवार ने इनडायरेक्टली ये कहा और ये बताया कि हराने में भी शरद पवार और सुप्रिया सुले का हाथ रहा है। आलोक सर, अब बीच में आप आ सकते हैं। क्या दीवार पर लिखी इबारत एनसीपी के बड़े नेताओं ने पढ़ ली थी? दीवार पर लिखी इबारत क्या प्रफुल्ल पटेल ने पढ़ ली थी? क्या दीवार पर लिखी इबारत छगन भुजबल ने पढ़ ली थी? क्या दीवार पर लिखी इबारत तटकरे ने पढ़ ली थी? क्या दीवार पर लिखी इबारत सभी बागियों ने पढ़ ली थी कि आगे आने वाले दिनों में संरक्षक रह जाएंगे शरद पवार, और जिसे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है वो सुप्रिया सुले इतनी मजबूत नहीं है कि उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा जाए या फिर उनके सामने कतार में लगा जाए? राशिद, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी वो बनाएंगे क्योंकि उनका शुरू से, मतलब विवाह हुआ था तब भी शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम एक ही बच्चा रखेंगे, और एक बेटी होने के बाद जीवन भर उनकी एक ही तमन्ना रही कि मेरी उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले हो। अजित पवार, यहाँ देखिए, अभी जो आप कोऑपरेटिव की बात कर रहे थे, जब केंद्र राष्ट्रीय राजनीति में शरद पवार खेलते रहे कि कहीं मुझे भी प्रधानमंत्री पद का मौका मिले, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, नरसिंह राव के समय में आए फिर गए, मनमोहन सिंह के समय में रहे फिर गए, तो प्रधानमंत्री वो नहीं बन पाए। सुप्रिया सुले को वो जरूर चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी के रूप में उनकी उत्तराधिकारी, जैसे परिवार की प्रॉपर्टी की अधिकारी होता है, वो बनाने की कोशिश थी, और इसको सब पढ़ रहे थे। अजित पवार भी पढ़ रहे थे। सुप्रिया एक अच्छी वक्ता भी है,
कोशिश भी कर रही है, लेकिन हाँ, संगठन में यदि किसी ने 30 साल काम किया अजित पवार ने, वो काम शरद पवार के बिहाफ पर किया। आलोक सर, एक और खबर, आलोक सर एक और खबर, बिग ब्रेकिंग। एनसीपी के दोनों गुटों में बढ़ने लगी दरार। एनसीपी पर अजित पवार का बड़ा दबाव। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बुलाई बैठक। 5 जुलाई को भी एक बहुत बड़ी बैठक अजित पवार करने वाले हैं। यानी एनसीपी किसकी, इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही मुंबई की सड़क पर पोस्टर लग गए हैं। मुंबई की सड़क पर एमएनएस नेता ने लगाए पोस्टर। उद्धव और राज ठाकरे को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत गंदगी हो गई है। पोस्टर में लिखा है, अब तो आप दोनों साथ में आ जाओ, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है, आपकी राह तक रहा है। एक बार पूरी स्क्रीन पर ये पोस्टर दिखाएं, टीम पीसीआर, पूरी स्क्रीन पर ये देखिए आप। जय महाराष्ट्र लिखते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीरें लगाई गई हैं। राज साहेब, उद्धव साहेब, आता तरी एकत्र या, संपूर्ण महाराष्ट्र आपली वाट पाहत आहे, यानी पूरा महाराष्ट्र आपकी राह तक रहा है। बीच में बाला साहब ठाकरे की भी तस्वीर नजर आ रही है। संभावनाओं की राजनीति में क्या ये संभावना भी, मनीष जी, तलाशी जा सकती है कि आगे आने वाले वक्त में अपनी जमीन खिसकने के डर से एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए? जी राशिद, राजनीति हमेशा से असीम संभावनाओं का खेल होता है और ये नकारा नहीं जा सकता। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत जटिल है। दोनों भाइयों के बीच जो वैमनस्यता बनी हुई है उसको बांटना और दोनों परिवारों का एक होना, यानी कि राज और उद्धव ठाकरे। लेकिन चूंकि सियासत असीम संभावनाओं का खेल है, बात जाकर अब यही रुक रही है जो हंसी ठिठोली चल रही है कि भाई बीजेपी हमेशा कहती रही। अगर आपको याद होगा 2019 के चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस ने सारा चुनाव अजीत पवार के इर्द गिर्द चुनाव प्रचार में लड़ा था कि अजीत पवार चक्की पिसिंग। 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भोपाल की रैली में कहा, नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी, सिंचन घोटाला, सहकारिता घोटाला, और सूची में आप अगर देखते हैं वीडियो रिस्पेक्ट आपको रोकना पड़ रहा है। अजीत पवार की बगावत की इनसाइड स्टोरी हमारे हाथ लग गई है। इनसाइड स्टोरी यह है कि इससे 2 दिन पहले लिया गया अजित पवार पर फैसला। 28 जून को लिखी गई बगावत की पटकथा। दिल्ली में एनसीपी कारकानी बैठक के बाद अजित पवार नाराज थे। अपनी फोटो न देख करके अजित ने खोया था आपा। क्या दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ में हुई, अजित पवार के बीच में हुई है? अभिषेक, ये बैठक कब हुई? इस बैठक में कैसे भविष्य की स्क्रिप्ट लिखी गई? अभिषेक, देखिए राशिद, बता दूं आपको, देखिए बिल्कुल 2 दिनों पहले इसका फैसला हुआ। देखिए लेकिन इसका मतलब सिर्फ 2 दिनों में सब कुछ हुआ, इसके लिए कई महीनों से लगातार चर्चा चल रही थी। अजित पवार के साथ चर्चा चल रही थी। अजित पवार के महाराष्ट्र के 3 इसमें स्टेट जुड़े हुए थे। मैं महाराष्ट्र की बात करूं, अहमदाबाद, गुजरात की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, 3 स्टेट पे इसकी पूरी पटकथा लिखी गई। 3 स्टेट पे लगातार इसकी मीटिंग हुई। और आपको याद है 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र अभिषेक, मेरे साथ में 2 बड़े प्रवक्ता लाइव हैं, शैलेश पांडे प्रवक्ता बीजेपी और महेश तापसे प्रवक्ता एनसीपी। कैसे ये सियासी घमासान बढ़ने लगा है, दोनों के शब्दों के जरिए आप समझ जाएंगे लाइव। महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी आज अपने 40 से अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की सरकार में सम्मिलित हुए और वे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। आज उन्होंने शपथ लिया। भारतीय जनता पार्टी उनके इस निर्णय का स्वागत करती है। उप मुख्यमंत्री बनने पर उनको बहुत बहुत बधाई देती है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ते, जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, युवक, महिला हे राष्ट्रीय नेते पवार साहेबांसोबतच आहे। आज जो शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडला तो खऱ्या अर्थाने ऑपरेशन लोटसचाच एक भाग होता। त्या शपथविधीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अधिकृत पाठिंबा नाही। खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस ही असली है महाराष्ट्र के चाणक्य। अजित को सरकार में शामिल कराने में देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। महाराष्ट्र के बदलाव में देवेंद्र फडणवीस का बड़ा रोल। दिल्ली में अजित और फडणवीस की हुई थी सीक्रेट मीटिंग, 30 जून को ही तैयार हो चुकी थी बगावत की स्क्रिप्ट। महाराष्ट्र में भूचाल का सबसे बड़ा राज खुल गया है। अब भविष्य में मैं 2 किरदारों के बारे में ही सवाल आपसे अंत में करना चाहूंगा अभिषेक। पहला तो ये कि आने वाले दिनों में क्या भूमिका होगी देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र की राजनीति में, और एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या है?
और देखिए, दो चीजों में अगर एक लाइन में जवाब दूं आपको राशिद, तो अगला भविष्य अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो यह उनका भविष्य काफी उज्जवल है, उस पर कोई दो मत नहीं है। या तो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं या फिर वह केंद्र सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, जिस बात पर लगातार एकनाथ शिंदे का क्या होगा बहुत जल्दी? बिल्कुल, एकनाथ शिंदे देखिए, जो 16 विभागों का योग्यता का बात लगातार सामने आ रहा पात्रता वाला, उनके अपात किया जाएगा और अपात किया अगर जाता है तो एक मिनट रुक जाइए मनीष सर, बहुत ही संक्षेप में हमें समझाइएगा। क्या वक्त रहते बीजेपी को भी ये समझ में आ गया कि एकनाथ शिंदे सिर्फ ठाणे के नेता हैं, महाराष्ट्र के राजनेता नहीं बन सकते, और अगर एनडीए को भी जय महाराष्ट्र बोलना है तो ये अजित पवार की जबान से ही बुलवाना मुफीद रहेगा? जी बिल्कुल सही, आपका सवाल ही अपने आप में जवाब है कि बीजेपी ये बखूबी जान गई, क्योंकि साल भर से दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और शिवसेना के टूटर जितने विधायक